नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 13 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने टेलीग्राम चैनल की एक लिंक रखी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में हम इन टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको तो पता है, जब आप प्रिपरेशन करते हो और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हो तो वो प्रिपरेशन अधूरी होती है। तो आपको अपना नॉलेज जो पड़ा है उसे अप्लाई करना होगा। अपने जो आंसर्स है एमसीक्यूज के वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। वो आंसर्स मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कौन सीरियसली करंट अफेयर्स को पढ़ रहा है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। जो हमें 13 मार्च 2024 का पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। यस, पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम में है और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो हुआ क्या है कि आसाम कैबिनेट ने 10 मार्च को एक डिसीजन लिया है कि वो डी नोटिफाई कर देंगे पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अबाउट 48 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी में जो है उसे। यानी अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ये अब नहीं रहेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डी नोटिफाई हो जाएगी, इसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और ये जो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये वन हॉर्न राइनो का बहुत बड़ा घर है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसरस देखने मिलते हैं। अब बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है 26 साल बाद, 26 साल पहले क्या हुआ था, तो आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया था पोबित्रा को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके। ये बात थी 17 मार्च 1998 की। और अब जो भी ये डिसीजन लिया जा रहा है कि अब इसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, ये एक पहला ऐसा निर्णय है, पहला ऐसा डिसीजन है जो प्रोटेक्टेड एरिया के मामले में देश में लिया जा रहा है। ऐसा एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अब पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये न्यूज़ में आ गई। तो चलिए पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा पे। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पे ये बसी हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है आसाम के, जो कि हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में आपको देखने मिलता है। सेंचुरी अगर देखा गया तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसरस सबसे ज़्यादा आपको देखने मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ ग्रासलैंड जो है पोबित्रा का, वहाँ पे काफ़ी अच्छी साइटिंग होती है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस की, क्योंकि ग्रासलैंड है तो इजीली दिख जाते हैं। वाइल्ड वाटर बफेलो भी आपको इजीली दिख जाते हैं, मॉनिटर लिजर्ड है, वाइल्ड बोर है, तो ये सब जानवर वहाँ पे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड्स है काफ़ी अच्छे। पोबित्रा की बात करें तो ये काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन राइनोसरस विजन जो 2020 चलाया जा रहा है, IRV चलाया जा रहा है, जिससे राइनो की हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो पोबित्रा में आपको राइनो देखने मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अलग सा हमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने मिलती है, जो कि हमारे इस विजन में भी काम कर सकती है 2022 इंडियन राइनोसरस विजन में। 8 राइनो जो होते हैं ये ट्रांसलोकेट किए गए फ्रॉम पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इंट्रोड्यूस इन मानस नेशनल पार्क। तो 8 राइनो यहाँ से लेके ट्रांसलोकेट करना है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में भेजना। तो टोटल 8 राइनो जो है वो ट्रांसलोकेट हुए, उनको भेज दिया गया है पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था मानस नेशनल पार्क में, ताकि मानस नेशनल पार्क में भी राइनोसरस की संख्या बढ़े। तो अब ये जो निर्णय है देखते हैं इस पे क्या होता है। अब ये डिसीजन लिया है, बट अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में रही, इसका जो सोर्स था ये था द हिंदू। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है अग्नि 5 मिसाइल को लेके, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है ये टेस्ट की गई है और सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग हुई है, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में भी, या फिर आप कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी। रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट की है फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी जो हमारे देश में डेवलप की गई हुई मिसाइल अग्नि 5 उससे, और इसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगी हुई है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वाली टेक्नोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहाँ पे, यानी हम कहेंगे कोस्ट ऑफ ओडिशा से, यहाँ पे ये जो मिसाइल है इसे टेस्ट किया गया है।
अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो फ्लाइट टेस्ट है इसे कंडक्ट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ मिशन दिव्यास्त्र। ये अच्छे से याद रखेगा, बहुत अच्छे से याद रखेगा। मिशन दिव्यास्त्र जो है उसका ये पार्ट है अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग। अब अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की अगर बात करें तो ये एडवांस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस से सरफेस पे मारती है। ऐसी तो एक सरफेस टू एयर भी होती है, एयर टू सरफेस भी हो सकती है, बट ये जो है ये सरफेस टू सरफेस है। ये सरफेस से चलेगी और सरफेस पे ही मारेगी। तो ये एक इस तरह की मिसाइल है जिसमें हम कहेंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इसे चलाया गया, इंडिया में इसे बनाया गया। अग्नि 5 जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो भी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है वो कैरी कर सकती है हाई एक्सप्लोजिव्स अपने साथ, या फिर हम कहेंगे जैसे कि केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर जो भी चीज़ें हैं वो अपने साथ वो कैरी कर सकते हैं, उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं सेल्फ गाइडेड भी होती है, खुद ही ये चलती है, तो इसे चलाया जाता है। और ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। तो जो मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती है उनकी रेंज काफ़ी अच्छी होती है, उसे इंटरकॉन्टिनेंटल कहा जाता है। और यहाँ पे इंडिया में इस मिसाइल को डेवलप किया गया, और इंडिया में जिसने डेवलप किया है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। तो ये जो मिसाइल है ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल यानी इसको फायर कर दो और फिर भूल जाओ, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपने आप जाएगी, इसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप निकलेगी और अपने एम को ये मार देगी। और एक बार ये निकल गई तो इसको रोका नहीं जा सकता है। इंटरसेप्टर मिसाइल भेज के इसको आप रोक सकते हो, अदरवाइज आपने एक बार इसे चला दिया तो फिर ये रुकेगी नहीं, ये सीधा अपने टारगेट को जाके हिट करेगी। ऐसी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल ये अग्नि 5 है। मिसाइल की अगर रेंज की बात करें तो वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसलिए ये केपेबल है कि हिट कर सकती है टारगेट अपने रेंज से भी आगे। उसके अलावा ये वॉर हेड जो होता है उसको भी कैरी कर सकती है। 1500 kg का ये वॉर हेड कैरी कर सकती है। और अग्नि सीरीज में जो मिसाइल्स आई है जिसमें अग्नि 1 से अग्नि 5, अग्नि 5 की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं बैकबोन है इंडिया के न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी का, क्योंकि हमारी ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है। तो ये न्यूक्लियर मिसाइल होने के कारण ये काफ़ी इफेक्टिव है। अग्नि 5 की बात करें तो इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, टेस्टिंग इसकी चल रही है, तो मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया गया सक्सेसफुली सिंस 2012। तो 2012 से हम इसको हर बार सक्सेसफुली टेस्ट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे पता चला कि अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी लगी है, तो ये MRIV टेक्नोलॉजी है क्या? MRIV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो ये लेटेस्ट वेरिएंट जो है अग्नि मिसाइल का, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगी हुई है। MIRV टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक सिंगल मिसाइल को अलाउ करती है कि वो मल्टीपल वॉरहेड्स को लेके जा सके, यानी वो अलग अलग लोकेशन पे हिट करेगी, एक ही मिसाइल अलग अलग वॉरहेड्स को ले जाके, और सेम लोकेशन पे भी कुछ टाइम गैप में भी वो अटैक कर सकती है। पहले एक मारा, फिर दूसरा मारा, तीसरा मारा, ऐसे भी कर सकती है। अलग अलग लोकेशन पे भी वो अटैक कर सकती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे मिसाइल का इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छा बनता है और ये हिट कर सकती है मल्टीपल टारगेट को साइमल्टेनियसली। अग्नि 5 की जो ये MIRV कैपेबिलिटी है, इसकी अगर बात करें तो हम चाइना को यहाँ पे काफ़ी अच्छी तगड़ी चुनौती दे सकते हैं। और ये जो मिसाइल्स होती है इसको लॉन्च किया जाता है फ्रॉम लैंड, या फिर हम कहेंगे फ्रॉम सी, फ्रॉम अ सबमरीन। तो हम कह सकते हैं कि लैंड से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, सी से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन में डाल के। तो ये सब चीज़ें MIRV टेक्नोलॉजी को लेकर। अब ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो क्या होगा? ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो करंटली कुछ ही ऐसे देश है जिनके पास MIRV इक्विप्ड मिसाइल्स है। जैसे ये कंट्रीज में आता है USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया भी अब इसमें शामिल हो चुका है। पाकिस्तान जो होता है ऐसे मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहा है, बट देयर आर सस्पिशंस दैट इजराइल में ऑल्सो पजेस और डेवलपिंग वन। एक तो इजराइल के पास होगी वो बता नहीं रहा है, या फिर इजराइल डेवलप कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। बट कुछ देश है उनके पास है और ये सभी को पता है। अब इंडिया भी इस लिस्ट में आ चुका है। तो इस तरह से अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी, ये हमने देखा न्यूज़, और इसका जो सोर्स था ये था इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद जो अगला करंट न्यूज़ हमें देखने मिलती है वो है सबरूम लैंड पोर्ट को लेकर। इसका जो सिलेबस जाता है वो है करंट इवेंट्स में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 3rd लैंड पोर्ट को एट सबरूम इन साउथ त्रिपुरा। तो एक लैंड पोर्ट है वर्चुअली, यानी खुद जाके नहीं वहाँ पे, बट हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम इसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। वैसे ही PM मोदी जी ने वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया। ये 3रा लैंड पोर्ट है साउथ त्रिपुरा
में जो आपको देखने मिल रहा है सबरूम करके है। बैकग्राउंड की बात करें तो इन एडिशन टू द मॉडर्न लैंड पोर्ट्स इन सबरूम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने 11 प्रोजेक्ट्स को त्रिपुरा में इनॉग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे आप सबरूम लैंड पोर्ट की यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं। सबरूम लैंड पोर्ट की अगर बात करें तो सबरूम लैंड पोर्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ त्रिपुरा में आपको सबरूम लैंड पोर्ट देखने मिलेगा। लैंड पोर्ट यानी आपको पता है यहाँ से शिप्स आना जाना कर सकती है, ऐसा ये एक पोर्ट होता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पे हम बांग्लादेश के साथ जो शेयर कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश का, यहाँ सबरूम पोर्ट है। अब इसकी अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छी लिंकिंग बना सकता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और हम दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या व्यापार भी अच्छा चल सकता है। सबरूम की बात करें तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है चित्तगांव पोर्ट को। चित्तगांव पोर्ट जो है ये बांग्लादेश में है, और यहाँ पहुँचने के लिए मैत्री ब्रिज बनाया गया है रिवर फेनी के ऊपर। रिवर, ये सब रिवर्स के नाम अच्छे से याद रखेगा, ब्रिज के नाम अच्छे से याद रखेगा, सबरूम लैंड पोर्ट का नाम अच्छे से याद रखेगा। और ये जो ब्रिज है ये 75 किलोमीटर्स है। इसकी अगर बात करें तो लैंड पोर्ट जो होता है ये कहीं ना कहीं पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है, पैसेंजर्स को भी यहाँ से वहाँ ले जा सकता है। कार्गो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी यहाँ रहेगी जहाँ से कार्गो यहाँ से वहाँ जाना कर सकता है। उसके अलावा वेयर हाउस रहेगा जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो। ये सब चीज़ें लैंड पोर्ट पे आपको देखने मिलती है। तो इससे कनेक्टिविटी हम बढ़ाना चाहते हैं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, और हम अच्छा व्यापार करके हमारे देश को डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरह से सबरूम लैंड पोर्ट जो है ये न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था ये था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को लेके, ASF को लेके। इसका सिलेबस भी करंट अफेयर में जाता है, और हम कहेंगे करंट अफेयर के अलावा एनवायरमेंट में भी इसका सिलेबस जाता है। तो एनवायरमेंट से काफी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। रिसेंटली हुआ क्या है, सिडबी जो होता है उन्होंने सिक्योर किया एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट $24.5 मिलियन का, जो भी ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिक्योर किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड में से। ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी एनवायरमेंट के लिए यूज होने वाला फंड है। तो इनका एक फंड बनाया जा रहा है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, उसके लिए इतना यहाँ पे मिलियंस जो है वो निकाले गए डॉलर। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के चलते लाया गया था, UNFCCC के चलते लाया गया था। तो इसका मिशन यही है कि असिस्ट करना डेवलपिंग कंट्री को, ताकि वो जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको ठीक कर सके, उसे रोक सके, जो भी इफेक्ट हो रहे हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज उन्हें सुधार सके। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ फंड देना, कुछ पैसे देना, ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करे कि एनवायरमेंट खराब ना हो। तो इसमें से ही कुछ अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड यहाँ पे निकाला गया है। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड क्या है ये देख लेते हैं। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड की अगर बात करें ASF की, तो ये $120 मिलियन का वेंचर कैपिटल फंड है, जिसका एम है कि इन्वेस्ट करना अर्ली स्टेज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनीज पे इंडिया में। जो भी कंपनीज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रही है अर्ली स्टेज में, उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का मौका देना, इसके लिए ये एक 120 मिलियन वेंचर कैपिटल है, जिसको अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड कहा जाता है। ये जो फंड होता है इसको लॉन्च किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने, सिडबी ने। और ASF जो होता है वो यही करेगा कि देखिए लो कार्बन, हमें क्या करना है, ट्रांजिशन टू लो कार्बन, कार्बन रिजिलियंट डेवलपमेंट पाथवेज, यहाँ पे जाना है। यानी हमारा कार्बन का एमिशन हमें कम करना है, हमें पोल्यूशन कम करना है, उसके अलावा क्लाइमेट जो भी चेंज हो रहा है उसे ठीक करना है, क्लाइमेट डेवलपमेंट करना है, और कहीं ना कहीं अच्छी टेक्नोलॉजीज लाके ये सब काम हमें करने हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा करना होगा, मोबिलिटी, सप्लाई चेंज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर फूड सिस्टम, इन सब चीज़ों को सुधारना होगा। इसके लिए फंड काम करेगा। उसी के अलावा ASF जो है उसकी स्ट्रेटेजी में आता है कि इन्वेस्ट किया जाएगा लो कार्बन पे, कार्बन रेसिलिएंट बिजनेसेस पे, है ना, जिससे क्लाइमेट की कहीं ना कहीं वैल्यू ठीक हो, यानी हम कहेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे यहाँ के ठीक हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी, और हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छा एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हो रहा है वो काफ़ी हमें एक तरह से उसे ठीक करना है। तो ये चीज़ों पे भी इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का या जो भी है, तो ये सब चीज़ें करनी होगी। तो ASF सस्टेनेबिलिटी फंड जो है मेनली वो हमारे एनवायरमेंट के लिए काम करेगा, हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगा। तो ASF फंड जो होता है इसको अप्रूव किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड ने, और इसका एम है
टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एफर्ट। इंडिया क्या एफर्ट डाल रहा है ना, जो भी क्लाइमेट चैलेंजेस को लेके, या फिर वो प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें आप रिसोर्सेज का कम से कम, हम कहेंगे कि यूज करके एक डेवलपमेंट करो, या कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करके डेवलपमेंट करो। नेचुरल रिसोर्सेज को हमें टिका के रखना होगा और हमारा डेवलपमेंट करना होगा। ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इंडिया ये जो भी कर रहा है, इसके लिए इंडिया को कुछ फंड जरूरी है मिलना। तो ये अवाना सस्टेनेबल फंड है, जिसके चलते इंडिया क्लाइमेट के लिए अपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ईजिली दे पाएगा, और जो भी कंपनीज क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है वो भी कर पाएगी इस फंड के चलते। तो ये जो करंट अफेयर था, इसका सोर्स चले जाता है इकोनॉमिक टाइम्स से। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है नारी शक्ति वंदन अभियानम को लेके, और इसका सिलेबस जाता है GS2 में। GS2 में जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये सिलेबस जाता है, उसमें हुआ क्या है कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया है। 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 को पास किया है। और एक बहुत अच्छी खबर है कि 1/3 रिजर्वेशन मिल गए हैं वुमेन को लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और असेंबली ऑफ दिल्ली में। तो ये जगह पे वुमेन जो है उनको 1/3 रिजर्वेशन अब प्रोवाइड किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है इसको पास किया गया है लोकसभा में नियर अनैनिमिटी से, यानी कोई अपोजिशन के बिना, यानी कम से कम अपोजिशन से, यानी सिर्फ 2 मेंबर्स अपोज कर रहे थे इस बिल को, और इसको अनैनिमसली पास किया गया है राज्यसभा में, विदाउट एनी अपोजिशन इसको पास किया गया राज्यसभा में, और ये बिल जो है ये पास हो गया है। की फीचर देखते हैं एक्ट का। तो ये जो एक्ट है इसके चलते इंसर्ट किया जाएगा आर्टिकल 330A इन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी प्रोविजंस है 330 के वो बोरो किए जाएंगे, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा में। तो उसी तरह से वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, और यहाँ पे जो रिजर्व सीट होगी वुमेन को वो अलॉट की जाएगी बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जिस तरह से ग्राम पंचायत में ये जो होते हैं, हम कहेंगे कि रिजर्वेशंस वो दिए जाते थे, वैसे तो कुछ सीट्स रिजर्व रहेगी, कभी इस स्टेट में, कभी वो स्टेट में, कभी यूनियन टेरिटरी में, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये रहेगा। तो सीट्स जो रिजर्व रहेगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, इट सॉट टू प्रोवाइड 1/3 ऑफ दिस सीट टू बी रिजर्व फॉर वुमेन ऑन रोटेशनल बेसिस, है ना। तो हम कहेंगे जो रिजर्व सीट है उसमें से भी 1/3 जो होगी वो वुमेन को मिलेगी जो रोटेशनल बेसिस है उसमें। तो हम कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा वुमेन को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, और इसके चलते आर्टिकल 332A जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये हम कहेंगे कि 332A जो है इससे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वुमेन को प्रोवाइड की जाएगी हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एडिशनली 1/3 जो सीट है रिजर्व रखी गई है फॉर SC STs को मस्ट बी एलोकेटेड टू वुमेन, है ना। तो वही है कि यानी हम कहेंगे नॉर्मली 1/3 रिजर्वेशन तो मिलेंगे ही, उसके अलावा वुमेन को जो भी SC ST की वुमेन है उनके लिए भी उनके रिजर्वेशंस में भी 1/3 सीट्स वुमेन को दी जाएगी। तो 1/3 जो होगी टोटल सीट्स वो फिल की जाएगी डायरेक्ट इलेक्शन से लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये रिजर्व्ड होगी वुमेन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक नया क्लॉज भी डाला जाएगा, 239AA करके जो क्लॉज है ये भी ऐड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे स्पेशल स्टेटस मिलेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एज नेशनल कैपिटल करके कंसर्निंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, ये देखते हुए। और हम कहते हैं कि जो आर्टिकल 239AA है इसमें जो क्लॉज 2B है वॉज अमेंडेड टू ऐड द लॉज फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट, जो भी लॉ फ्रेम करेगा पार्लियामेंट वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को भी अप्लाई होने लगेंगे। तो ये भी यहाँ पे डाला गया है कि अब पार्लियामेंट फ्रेम करेगा चीज़ें और वो दिल्ली पे डायरेक्टली लागू कर दिए जाएंगे, अब ये चीज़ें रहेगी, ये भी हमें पता चलता है। इसके अलावा नया आर्टिकल 334A भी ऐड किया जाएगा विच स्टेट्स दैट रिजर्वेशन जो होगा विल इफेक्टिव आफ्टर सेंसस, जो कंडक्ट किया जाएगा ये एक्ट आने के बाद, उसके चलते ये रिजर्वेशंस दिए जाएंगे। तो ये सेंसस जो नया आएगा इसके चलते यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसकी कितने मेंबर्स कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी आएंगे उसको डीलिमिटेशन कहते हैं, ये भी डिसाइड किया जाएगा, और उसके चलते कौन से स्टेट में कितने रिजर्वेशन रहेंगे नंबर्स वो भी यहाँ डिसाइड किया जाएगा सेंसस आने के बाद। और ये जो रिजर्वेशन होंगे ये 15 साल के लिए होंगे, हाउएवर उसके बाद उसे कंटिन्यू किया जा सकता है लॉ बना के पार्लियामेंट का। तो अभी तो ये 15 साल के लिए रिजर्वेशन दिए गए, आगे आगे इसे बढ़ाया जा सकता है। सीट्स जो रिजर्व है वुमेन के लिए ये रोटेशन पे मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि रोटेट कैसे किए जाएंगे। तो लॉ जो बना है पार्लियामेंट
का, उसके चलते यहाँ रोटेशन चलेगा, कितने स्टेट से कितने आएंगे, कभी ये स्टेट से कभी वो स्टेट से, इस तरह से रोटेशन के बेसिस पे ये रिजर्वेशंस दिए जाएंगे। सो जो ये करंट अफेयर था रिजर्वेशन को लेके, इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। अब बारी है आज के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 है विद रेफरेंस टू अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड इज वेंचर कैपिटल फंड। सेकंड, इट एम्स टू इन्वेस्ट इन एन अर्ली स्टेज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनीज इन इंडिया। थर्ड, इट इज लॉन्च्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है साबरूम लैंड पोर्ट को लेके। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन इंडिया along the international border with A म्यांमार, B बांग्लादेश, C नेपाल या D भूटान। थर्ड क्वेश्चन जो आपको देखने मिलता है वो है अग्नि 5 मिसाइल को लेके। आपको स्टेटमेंट्स देखने, अग्नि 5 ये एडवांस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकंड, इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO ने। तीसरा है अग्नि 5 मिसाइल जो है ये, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगी है जिससे मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है, अलग अलग लोकेशन को टारगेट कर सकता है। कितने स्टेटमेंट्स ऊपर दिए हुए करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। जो भी आपके आंसर्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद आपको ये जो भी आंसर्स मैं अगले दिन बताऊंगा वो आपको चेक करने आपके कितने करेक्ट थे। तो अब बारी है कल के जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स जानने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ए और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था बी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।